Now we will be going through, as in the last video we have seen commercial banks, their features and their structure. So under the structure only we will be going through the reasons which are responsible for the strain in the banking sector. Banking sector ढीला होने के लिए या काम अच्छा नहीं करने के लिए क्या रीजंस हो सकते हैं? तो पहला रीज़न है स्ट्रेस ऑन क्वांटिटी, मतलब ज़्यादा लोन्स दो बोलकर प्रेशर डालने से बिना असेसमेंट के, प्रॉपर असेसमेंट नहीं किया कि कौन है क्लाइंट, जो पैसे ले रहा उसको देने की कैपेसिटी है या नहीं, एंड एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एसेट्स। क्वालिटी एसेट्स दे रहे और जिसको लोन दे रहे उसको जो उसकी पहचान नहीं, उसकी बराबर जांच नहीं होने की वजह से स्ट्रेन हुआ बैंकिंग सेक्टर को। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस की भाई लोन्स दो, इन लोगों को लोन्स दो, अगर काबिल नहीं है तब भी लोन्स दो। नेक्स्ट, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग एक्टिविटीज, बैंकिंग एक्टिविटीज को ऐसा ब्रॉड कर रहे, बढ़ा दे रहे और बेसिक कैनन मतलब प्रिंसिपल्स जो है बैंकिंग के, जैसे कि सेफ्टी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये तीनों ही बातों को ध्यान में नहीं रखते हुए लोन्स दे रहे हैं या एक्टिविटीज, बैंकिंग एक्टिविटीज को ऐसा एक्सपैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस, मतलब बैंकिंग एक्टिविटीज़ को या बैंकिंग ऑपरेशंस को उन फील्ड्स में, अनकन्वेंशनल फील्ड्स जो कि बैंकिंग एम्प्लॉयज़ को वो फील्ड या वो एरिया मालूम नहीं है, अननोन है, वो एरिया में जाकर काम करने के लिए तो बैंकिंग ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई कर दिया। लेकिन जो चलो डाइवर्सिफाई किया तो किया अनकन्वेंशनल एरियाज में, उसके लिए क्या करना था? सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट प्लान बनाना था, वो भी नहीं किया और इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ भी बिल्डअप नहीं किए। दोनों चीज़ों को ध्यान नहीं देते हुए डाइवर्सिफाई करने से आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। लैक ऑफ एक्सपर्टीज विद इन द बैंक्स, मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिनारियो आया या सिचुएशन आया तो उसको हैंडल करने के लिए बैंक के पास एक्सपर्ट्स नहीं है और ना ही जो पर्सोनल या फिर एम्प्लॉयज़ है बैंक के उनको भी उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया या कोई अच्छी ट्रेनिंग वगैरह दिया ताकि वो लोग ग्रोइंग चैलेंजेस को अच्छे से हैंडल कर सके। फिर लैक ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, lack of effective management information system and control leading to blurred accountability at all levels, मतलब किसने गलती की, किसकी वजह से नुकसान हुआ, उसको अकाउंटेबल ठहराने का ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया था, जिसके वजह से हम बैंक को ही उसका लॉस भरना पड़ता, किसी एम्प्लॉय को जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। नेक्स्ट, प्रेशर ऑन अचीविंग टारगेट्स मैकेनिकली, टारगेट्स अचीव करने का प्रेशर भी एम्प्लॉयज़ पर डाल देते थे और पॉलिटिकल प्रेशर इन डिसीजन मेकिंग, मतलब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती थी डिसीजन मेकिंग में और जहाँ पर वीक सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को लोन्स देना है तो वहाँ पे डायरेक्ट वीक सेक्शंस को पैसे नहीं मिलते थे, थ्रू एन इंटरमीडियरी जाना पड़ता था। नेक्स्ट, ग्रोइंग कंप्लेसेंट मतलब इंडिफरेंट या नो कंसर्न एटीट्यूड ऑफ द ट्रेड यूनियंस आइदर ऑफिसर्स और वर्कर्स का, जिससे कि डायरेक्टली या पार्शियली इट हैज़ अफेक्टेड द कस्टमर सर्विस एंड यूनिफॉर्मिटी इन वेरियस ऑपरेशंस ऑफ द बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में यूनिफॉर्मिटी कॉन्सेप्ट की वजह से कंपटीशन नहीं रहा। कंपटीशन नहीं रहने की वजह से ज़्यादा लोग रिक्रूट कर दिए या फिर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ गया या फिर इनकम कम हो गया। और नेक्स्ट, जो भी चेंजिंग नीड्स है
उसको अडेप्ट करने नहीं आया, उन लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई, तो रिजिडिटी और यूनिफॉर्मिटी की वजह से भी नुकसान हुआ। ये सारे रीजंस हैं कि बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेन हुआ। अब आरआरबीज के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन कि आरआरबीज पब्लिक सेक्टर में ही आते हैं, और जैसे नेशनलाइज्ड बैंक एक है, एसबीआई एंड ग्रुप्स है। उसके बाद ये आरआरबी सेटअप हुए अंडर द नरसिम्हम कमेटी के तहत, रिकमेंडेशन हुआ 1975 में। ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड आर्टिजन्स। रीजन क्या था? कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज were not taking care adequately of this segment, that is why RRBs have come up. Third component of multi-agency credit system में for agriculture में RRBs आते हैं। RRBs are for the rural orientation, मतलब उनका मकसद ये है कि रूरल एरिया को डेवलप करना। Distinction between RRBs and commercial banks. RRBs only cover a particular area, under that some districts in the state. Loans granted by RRBs किसको होता है? Rural agricultural sector and small artisans only. Lending rate of RRBs is comparatively lesser or lower compared to commercial banks. They are intended to remove money lenders. Money lenders को remove करना ये RRBs का रीजनल रूरल बैंक्स का मकसद है। रीजनल रूरल बैंक्स सप्लीमेंट, मतलब इनके एक्टिविटीज ऐसे होते हैं जो कोऑपरेटिव बैंकों के एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। कमर्शियल बैंक्स इनफैक्ट स्पॉन्सर आरआरबीज, जिसमें 50% ऑफ द कैपिटल ऑफ आरआरबीज इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% by the state government and 35% by the sponsoring commercial bank. RRB at present RRBs are working in all the states except Sikkim and Goa. Sikkim और Goa states में RRBs नहीं है। The opening of new RRBs stopped after in April 1987 on the recommendation made by Kelkar committee। जब आरआरबीज को ऑटोनॉमी दे दिए, मतलब बहुत पावर्स दे दिए, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा आरआरबीज में इम्प्रूवमेंट आया। नरसिम्हम कमेटी ने रिकमेंड किया कि आरआरबीज शुड बी गिवन फ्रीडम टू परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ बैंकिंग एक्टिविटीज, जिसको रिस्ट्रिक्शन था। तो नरसिम्हम कमेटी ने कहा कि आरआरबीज को हर एक बैंकिंग एक्टिविटी करने का फ्रीडम देना चाहिए। 97-98 में 196 आरआरबीज इंडिया में थे। So with this we have finished RRBs. Now we'll go through the private sector banks in the post independence period। मतलब जैसे ही भारत को इंडिपेंडेंस मिल गया था, तब बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स which were controlled by industrial houses और business houses, वो लोग पूरे प्राइवेट बैंक्स ज़्यादा थे, और वो लोग रूरल एरियाज़ और एग्रीकल्चरल सेक्टर को लोन्स नहीं दे रहे थे। तो इस वजह से बैंक को गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेना पड़ा, जैसे कि 1955 में एसबीआई सेटअप हुआ। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया मर्ज होके एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1955 1 जून। उसके बाद प्रो सोशलाइजेशन, मतलब सोशलाइजेशन कॉन्सेप्ट बढ़ने की वजह से वो 14 कमर्शियल लार्ज बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, फिर 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। ऐसे टोटल 20 बैंक्स नेशनलाइज हो गए, और 90% ऑफ द कमर्शियल बैंक्स वर इन पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा, फिर भी कुछ प्राइवेट बैंक्स एग्जिस्ट कर रहे थे उस टाइम पे। टोटल 16 बैंक्स, जगह नहीं है इसलिए मैं नाम पढ़ती हूँ। तो द विजया बैंक, द फेडरल बैंक, द जम्मू एंड कश्मीर बैंक, साउथ इंडियन बैंक, यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक, करूर वैश्य बैंक, कर्नाटका बैंक, बैंक ऑफ मदुरा, कैथोलिक
Syrian Bank, Tamil Nadu Mercantile Bank, Lakshmi Vilas Bank, Sangli Bank, Dhanalakshmi Bank, Nandaguri Bank, Lord Krishna Bank, भारत ओवरसीज बैंक, ये 16 बैंक एग्जिट। उसके बाद क्या हुआ, न्यू फेज इन प्राइवेट सेक्टर स्टार्ट हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म। जबकि क्राइसिस हुए थे 1991 में, तो बहुत से सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी में बहुत सारे रिफॉर्म्स आ गए, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में या बैंकिंग इंडस्ट्री में नरसिम्हम कमेटी ने फोकस किया कि फाइनेंशियल सेक्टर को इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या, इम्प्रूविंग द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स, सभी में चेंज लाना चाहिए। और मेजर रिकमेंडेशन क्या हुआ, डीरेगुलेशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। और फर्स्ट टाइम 5 डिकेड्स मतलब 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ, आरबीआई ने 1993 में कुछ गाइडलाइंस अनाउंस की, जिसके तौर पर प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स एस्टैब्लिश हो सकते हैं। तो वहाँ पर जो बैंक्स एस्टैब्लिश हुए अंडर दिस न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, जो कि बहुत अच्छा रोल प्ले किए, इंडसइंड बैंक, यूटीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, सेंचुरियन बैंक, टाइम्स बैंक, आईडीबीआई बैंक, डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक एंड बैंक ऑफ पंजाब। ये सारे नए कमर्शियल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एस्टैब्लिश हुए, जिनका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या किया, थोड़े से पीरियड में पहले के 16 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स से इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होने लगा, और थोड़े ही समय में वो लोग बहुत इम्प्रूव किए, और जिसके वजह से बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हुआ। फॉरेन बैंक्स के साथ भी ये लोग कॉम्पीट करने लगे, और नई टेक्नोलॉजी लाई, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ गया, और इनका फोकस था, सोचते भी प्लानिंग से थे और ऑपरेशन भी प्लानिंग से करते थे, जो कि पहले बैंक्स में नहीं था। These banks have strong relationship with foreign commercial banks. इनका फॉरेन कमर्शियल बैंक्स के साथ बहुत अच्छा टाइप था, इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ, जिसके वजह से न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू टेक्नोलॉजी लाने में आसान हो गया। फिर अनलाइक एस्टर बैंक्स, इनका काम क्या था, स्पेसिफिक फोकस था कि यही करना है, तो टारगेटिंग द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप्स rather than going for all the financial sector products या फिर कस्टमर्स। इनका स्पेशलाइजेशन किस में था, सर्टन सेगमेंट्स लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे ज़्यादा ध्यान देते थे, और ट्रेड फाइनेंस करने में ज़्यादा ध्यान देते थे, और फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज प्रोवाइड करने में ज़्यादा ध्यान देते थे। इस वजह से इंडियन बैंकिंग ग्लोबलाइज होने लगा, जो कि एक खाद था। द कस्टमर ओरिएंटेशन शिफ्ट, जबकि इनका था कि कस्टमर को क्या चाहिए वो देना है, इस वजह से, और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाइक ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स, एटीएम्स जब स्टार्ट हुए तो राउंड द क्लॉक बैंकिंग सर्विस चालू हो गई। अब इसके बाद फॉरेन बैंक्स इंडिया में ब्रिटिशर्स के पीरियड से थे, जैसे कि ANZ ग्रीनलेस बैंक, जिसके 56 ब्रांचेस है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जिसके 24 ब्रांचेस है, और ऑल ओवर इंडिया। ऑल अदर फॉरेन बैंक्स के लेस देन 10 ब्रांचेस है। यहाँ पर इनका कंसंट्रेशन, क्योंकि डिपॉजिट्स कम आते थे, तो इनका कंसंट्रेशन था कॉरपोरेट क्लाइंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे, और स्पेशलाइजेशन किस में था, एरियाज रिलेटिंग टू इंटरनेशनल बैंकिंग विथ डीरेगुलेशन ऑफ बैंकिंग होने की वजह से इनका इंटरनेशनल बैंकिंग पे ज़्यादा ध्यान देते थे। और न्यू फॉरेन बैंक्स got the license, 14 banks were established, or new banks have come from foreign,
बार्कलेस बैंक, बैंक ऑफ सिलोन, बैंक ऑफ इंडोनेशिया इंटरनेशनल, स्टेट कमर्शियल बैंक ऑफ मॉरिशियस, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, चेज मैनहट्टन बैंक, ड्रेसडनर बैंक, ओवरसीज चाइनीज बैंक कॉरपोरेशन, चाइना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक, क्रूक थाई बैंकिंग पब्लिक कंपनी, चो हंग बैंकिंग, कॉमर्स बैंक, फूजी बैंक, टोरनाडो डोमिनियन बैंक। तो ये सारे बैंक्स 14 बैंक्स आए और ज़्यादा फॉरेन बैंक्स आने लगे ड्यू टू डीरेगुलेशन ऑफ बैंकिंग, जिसके वजह से। लेकिन यहाँ पर बैंक डिपॉजिट्स इनको बहुत कम मिलते थे क्योंकि ये फॉरेन बैंक्स हैं। फिर भी द डिग्री ऑफ एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इन बैंक्स की बहुत अच्छी थी। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक्स।